हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान कैसे आपकी सोच को बिना जबरदस्ती किए बदल देता है? जैसे कोई दोस्त बोल दे, बस एक बार चलना फिर नहीं बोलूंगा, और आप मान भी जाते हैं। या ऑफिस में कोई सहकर्मी बॉस के सामने अपनी बात ऐसे रखता है कि उसका प्रमोशन हो जाता है और आप बस देखते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जानते हैं मन को चलाने की कला, और इसी कला का नाम है मैनिपुलेशन। आज हम बात करेंगे एक बहुत दिलचस्प किताब की, डार्क साइकोलॉजी टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल पीपल, जिसे लिखा है आर्थर हॉर्न ने। ये किताब हमारे दिमाग और इंसानी व्यवहार के गहरे राज खोलती है। कैसे लोग हमें बिना एहसास कराए अपनी मर्जी से काम करवाते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम खुद को इस मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर जगह मैनिपुलेशन है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हमें बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। कंपनियां अपने एड्स में हमारी इच्छाओं को भड़काती हैं, और रिश्तों में लोग कभी प्यार से, कभी गिल्ट से सामने वाले को कंट्रोल करते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं, हर इंसान किसी न किसी लेवल पर मैनिपुलेशन कर रहा है, कभी अच्छा करने के लिए, कभी सिर्फ अपने फायदे के लिए। सोचिए, आप एक बच्चा हैं और आपकी मम्मी कहती हैं, अगर तुम सब्जी खा लोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। ये भी तो मैनिपुलेशन है, पर पॉजिटिव। वहीं अगर कोई दोस्त आपको गिल्ट में डालकर अपने मतलब का काम करवाए, तो वो बन जाता है नेगेटिव मैनिपुलेशन, यानी डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा। आर्थर हॉर्न के मुताबिक मैनिपुलेशन हमेशा बुरा नहीं होता। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक स्किल है, एक ताकत। लेकिन अगर आप इसे धोखा देने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यही स्किल बन जाती है हथियार। इस किताब का इंट्रोडक्शन हमें ये सिखाता है कि मैनिपुलेशन कोई जादू नहीं, बल्कि ये इंसान के बिहेवियर, इमोशन और मोटिव को समझने की कला है। लेखक कहते हैं, अगर आप समझना सीख लें कि कोई इंसान क्या सोचता है, क्यों वो वैसा बोलता है, वैसा करता है, तो आप किसी भी सिचुएशन में अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए हुए। आर्थर हॉर्न इस किताब में बताते हैं कि मैनिपुलेशन के पीछे साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे लोग हमें बातों से, हाव भाव से, सहानुभूति से या आकर्षण से कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप ये समझ जाओगे कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो आप खुद को बचा पाओगे, और चाहो तो दूसरों को समझा भी पाओगे। अब सोचिए, जब आपको ये समझ आने लगे कि कौन आपकी भावनाओं से खेल रहा है, कौन आपको गिल्ट में डाल रहा है, कौन आपकी तारीफ करके आपका भरोसा जीतना चाहता है, तो आपके पास ताकत होगी, खुद के ऊपर कंट्रोल की ताकत। और यही इस किताब का असली मकसद है। तो दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल पीपल सिर्फ दूसरों को समझने की किताब नहीं है, ये अपने आप को समझने की किताब है। ये सिखाती है कि कैसे इंसान की सोच काम करती है, कैसे दूसरों की हरकतों में छिपे इशारे पहचाने जा सकते हैं, और कैसे खुद को हर तरह की मेंटल मैनिपुलेशन से सेफ रखा जा सकता है। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो आपकी सोच को गहराई से छू जाए, तो बुक्स एक्सप्लोर ऑन द चैनल को लाइक मंडा नॉन सब्सक्राइब मॉन्ट करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही बुक्स के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपके दिमाग को नई दिशा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां हम सीखेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है और कैसे हम खुद को इसके जाल से बचा सकते हैं। याद रखिए, जो अपने मन को समझ लेता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस किताब की सबसे जरूरी और दिमाग हिला देने वाली यात्रा पर। व्हाट इज मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन क्या है। लेखक आर्थर हॉर्न। इस हिस्से की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हम सच में जानते हैं कि मैनिपुलेशन होता क्या है, या हम बस इसके नाम से डरते हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं कि मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को धोखा देना, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि मैनिपुलेशन की जड़ें इंसान की सोच और व्यवहार में छिपी हैं। यह सिर्फ झूठ बोलने या किसी को फंसाने की कला नहीं, बल्कि किसी के
बिहेवियर और परसेप्शन यानी उसके देखने समझने के तरीके को आसानी से बदलने का प्रयास है। हर वो कोशिश जो किसी के फैसले या क्रिया को बदल दे, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, वही मैनिपुलेशन कहलाती है। अब सोचिए, जब कोई बच्चा रोकर अपनी माँ से चॉकलेट ले लेता है, तो क्या वो भी मैनिपुलेशन है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं का इस्तेमाल किया ताकि दूसरा व्यक्ति, यहाँ माँ, अपने व्यवहार को बदल दे। यही मैनिपुलेशन की पहली झलक है। एक साधारण लेकिन बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। आर्थर हॉर्न आगे कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो या नेता, किसी न किसी रूप में दूसरों को प्रभावित करता है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे जानबूझकर करता है और कोई अनजाने में। लेकिन असली मैनिपुलेटर वो है जो इसे समझता है, इस कला को सीखता है और इसे सही समय पर इस्तेमाल करता है। अब आता है एक बड़ा सवाल, मैनिपुलेशन और अस इन्फ्लुएंस ऑन आई में क्या फर्क है? आखिर हम रोज किसी न किसी से प्रभावित तो होते ही हैं, फिर क्या हर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन है? लेखक कहते हैं, नहीं। इन्फ्लुएंस एक पेरेंट टर्म है, यानी ऐसा बड़ा शब्द जो मैनिपुलेशन और परसुएशन दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। हर मैनिपुलेशन इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन हर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं। कंफ्यूज हो गए? चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने शब्दों से लोगों को इंस्पायर करता है। वो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन अगर वही स्पीकर आपको झूठी बातें बताकर अपने कोर्स बेचने के लिए भावनाओं से खेलता है, तो अब वो मैनिपुलेशन है। मतलब, जब कोई इन्फ्लुएंस अपने अंदर धोखे, दबाव या किसी के हितों की अनदेखी को जोड़ लेता है, तभी वो मैनिपुलेशन बन जाता है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि मैनिपुलेशन का असली खेल शुरू होता है इंटेंट बॉन से, यानी इरादे से। अगर आपका मकसद किसी को समझाना नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए उसकी सोच बदलना है, तो अब आप मैनिपुलेटर की दुनिया में कदम रख चुके हैं। अब आते हैं परसुएजन पर। मैनिपुलेशन और परसुएजन में फर्क क्या है? परसुएजन यानी किसी को अपनी बात से मनाना, उसे लॉजिक, भावना या शब्दों से कन्विंस करना। पर यहां भी फर्क इरादे में है। परसुएजन खुला खेल है, आप सामने वाले को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जबकि मैनिपुलेशन छिपा हुआ खेल है। इसमें सामने वाला ये जान ही नहीं पाता कि उसके फैसले पर असर डाला जा रहा है। लेखक कहते हैं, परसुएजन को मैनिपुलेशन का एक हिस्सा मानो। जैसे इन्फ्लुएंस एक बड़ा पेड़ है, वैसे ही परसुएजन उसकी एक शाखा है और मैनिपुलेशन उस पेड़ की जड़ें हैं जो गहराई में जाकर सब कुछ जोड़ती हैं। लेकिन यहां आर्थर हॉर्न एक दिलचस्प बात कहते हैं, परसुएजन उतनी इफेक्टिव नहीं जितनी मैनिपुलेशन, क्योंकि ज्यादातर लोग खुली दलीलों से कम सटल इमोशन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप किसी से कहें कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, वो शायद मुस्कुराकर टाल दे। लेकिन अगर आप दिखाएं कि किसी के परिवार ने इसे खोया, तो उसकी सोच बदल जाती है। यही मैनिपुलेशन की ताकत है। आर्थर हॉर्न अपनी परिभाषा में कहते हैं, मैनिपुलेशन एक इंटेंशनल इन्फ्लुएंस है, जहां कोई व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को बदलने की कोशिश करता है ताकि अपने हित पूरे कर सके। अब ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैनिपुलेशन हमेशा गलत है। उन्होंने कहा, यह बस एक इंटेंशनल एफर्टन है, इरादे के साथ किया गया प्रभाव। मतलब, अगर आप किसी की सोच अपने लाभ के लिए मोड़ रहे हैं, तो यह मैनिपुलेशन है, चाहे वो काम सही हो या गलत। ये बात भी रोचक है कि लेखक इस पूरी परिभाषा में अच्छा या बुरा नहीं जोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं, नैतिकता एक सब्जेक्टिव चीज है, जो एक को गलत लगे वो दूसरे के लिए जरूरी हो सकता है। इसलिए मैनिपुलेशन को समझने के लिए हमें नैतिकता नहीं, बल्कि व्यवहार और उद्देश्य को देखना चाहिए। और यहां एक और ट्विस्ट आता है। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ तब नहीं होता जब कोई सफल हो जाए, बल्कि कोशिश भी मैनिपुलेशन कहलाती है, चाहे वो असफल ही क्यों ना हो। मतलब, अगर आपने किसी को प्रभावित करने की कोशिश की, वो मान गया या नहीं, फिर भी आप मैनिपुलेटर कहलाते हैं। कितना गहरा विचार है ये, क्योंकि इससे पता चलता है कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में मैनिपुलेटर है, बस कुछ लोग ज्यादा सफल हैं, कुछ कम। कभी आपने गौर किया है
कि जो लोग दूसरों को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं वही ज्यादा भरोसेमंद दिखते हैं, क्योंकि सच्चा मैनिपुलेटर कभी नहीं चाहता कि लोग उसे मैनिपुलेटर समझें। आर्थर हॉर्न एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जिसे सब ईमानदार और भरोसेमंद कहते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा मैनिपुलेटर हो सकता है, क्योंकि उसने दुनिया को अपनी सच्चाई पर यकीन दिला दिया है और अब उसे कोई शक भी नहीं करता। वहीं जो व्यक्ति बार बार पकड़ा जाता है, उसका मैनिपुलेशन कमजोर और असफल है। कितनी अजीब बात है ना, कि जो मैनिपुलेशन में सफल होता है वही दुनिया की नजरों में सबसे सच्चा दिखता है। आर्थर हॉर्न इस हिस्से को एक सशक्त निष्कर्ष के साथ खत्म करते हैं कि मैनिपुलेशन इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर कोई किसी न किसी मकसद से दूसरों को प्रभावित करता है, कोई प्रेम से, कोई डर से, कोई झूठ से। लेकिन असली समझदार वही है जो इस खेल को पहचान ले, इसे समझे और तय करे कि इसे किस दिशा में इस्तेमाल करना है, अच्छाई या बुराई में। क्योंकि जैसा कि लेखक कहते हैं, मैनिपुलेशन एक हथियार है और हथियार का दोष उसके धारक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर हम इस अध्याय से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि इंसान के व्यवहार को समझना, उसकी नीयत को पहचानना और अपनी सोच पर नियंत्रण रखना ही मैनिपुलेशन की सच्ची समझ है। आखिर में सोचिए, कितनी बार हम किसी के शब्दों, मुस्कान या भावनाओं से प्रभावित होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे नहीं, किसी और के लिए फायदेमंद होते हैं। तो अब वक्त है खुद को जगाने का, क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे कि मैनिपुलेशन क्या है, तो कोई भी आपको अपने खेल का मोहरा नहीं बना पाएगा। और यही आर्थर हॉर्न की इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। दिमाग को पहचानो, सोच को दिशा दो, क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया वो किसी और के कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। अब जब हमने समझ लिया कि मैनिपुलेशन क्या है, यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे विचारों को बिना हमारी जानकारी के दिशा दे सकता है, अब वक्त है उन असली उदाहरणों को देखने का, जहां ये खेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, समाज में और हमारे चारों ओर हर पल खेला जा रहा है। यही इस अध्याय का नाम है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन के उदाहरण। आर्थर हॉर्न इस हिस्से की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से करते हैं। वो कहते हैं, मैनिपुलेशन किसी एक जगह तक सीमित नहीं, यह हर जगह है। हमारी स्क्रीन पर चल रहे विज्ञापनों में, हमारे ऑफिस की राजनीति में, हमारे रिश्तों में और यहां तक कि हमारे अपने विचारों में भी। यह इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुकी है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे समझदारी से करता है और कोई अनजाने में। लेखक सबसे पहले हमें ले जाते हैं उस दुनिया में जो शायद सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव है, एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन की दुनिया। वो बताते हैं कि हर एक विज्ञापन, चाहे वो कितना भी मासूम क्यों न लगे, असल में हमारे दिमाग पर असर डालने के लिए बनाया जाता है। जब कोई कंपनी कहती है ये साबुन आपको सबसे खूबसूरत बनाएगा, तो असल में वो आपको खूबसूरत नहीं बना रही, बल्कि आपके अंदर एक डिजायर पैदा कर रही है कि आप वैसे बनना चाहते हैं जैसे वो दिखा रहे हैं। यही सटल मैनिपुलेशन है। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक आर्ट है जो हमारे इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स से खेलती है। हम सोचते हैं कि हम खुद अपने फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हम उस केयरफुली डिजाइन्ड संदेश के असर में आ चुके होते हैं। एक आसान उदाहरण सोचिए, जब कोई इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर किसी प्रोडक्ट की तारीफ करता है और हमें लगता है कि वो सच में इसे पसंद करता है, पर असल में वो पेड प्रमोशन होता है। वो हमें यह बिलीव कराता है कि हम भी उसी प्रोडक्ट से खुश होंगे। इस पूरे खेल में सच बस आधा होता है और बाकी आधा इल्यूजन, और यही है मैनिपुलेशन का जादू। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि मैनिपुलेशन के ये रूप हमेशा बुरे नहीं होते। कुछ विज्ञापन लोगों को अच्छी चीजों के लिए भी मोटिवेट करते हैं, जैसे चैरिटी एड्स या अवेयरनेस कैंपेन्स। लेकिन असली चालाकी वहीं शुरू होती है जहां भावनाओं के नाम पर धोखा दिया जाता है। अब लेखक हमें एक और रोचक दुनिया में ले जाते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी, यानी युद्ध नीति। यहां मैनिपुलेशन और डिसेप्शन, धोखा का खेल, अपनी सबसे खतरनाक और परिपक्व अवस्था में होता है। आर्थर हॉर्न बताते हैं, इतिहास के हर बड़े युद्ध में मैनिपुलेशन की भूमिका रही है। जैसे 1066 की मशहूर बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में
विलियम द कॉन्करर ने अपने दुश्मन हैरोल्ड को धोखे में डालने के लिए झूठा पीछे हटने का नाटक किया। हैरोल्ड ने समझा कि विलियम की सेना डर कर भाग रही है और उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी सेना नीचे उतरी, विलियम की घुड़सवार सेना ने पलटवार किया और जीत पक्की हो गई। आर्थर हॉर्न इस घटना को मास्टर क्लास ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं। वो समझाते हैं कि किसी भी संघर्ष में जो व्यक्ति सामने वाले की परसेप्शन को कंट्रोल कर लेता है, वो जीत जाता है। यही बात आज भी हर नेगोशिएशन, हर डील और हर राजनीतिक चाल में लागू होती है। अब आते हैं द प्रोफेशनल वर्ल्ड की ओर, यानी वो जगह जहां हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं, ऑफिस वो जगह है जहां सबसे पॉलिश्ड मैनिपुलेशन होती है। यहां लोग खुले झूठ नहीं बोलते, बल्कि सटल तरीके से अपने इमेज, अपने शब्दों और अपने एक्शंस से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोचिए, कोई सहकर्मी हर मीटिंग में आपकी बात से पहले वही पॉइंट रख देता है जो आपने उसे एक दिन पहले बताया था, या फिर कोई सहकर्मी हर बार बॉस के आगे आपकी बात को थोड़ा ट्विस्ट कर देता है ताकि वो स्मार्ट लगे और आप एवरेज दिखें। ये हैं कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन के उदाहरण। बिना आवाज के, बिना धमकी के, लेकिन धीरे धीरे किसी की क्रेडिबिलिटी गिरा देना, किसी की सफलता अपने नाम कर लेना या किसी का भरोसा जीतकर उसे अपनी स्ट्रैटेजी में मोहरा बना लेना। आर्थर हॉर्न यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। पावर सिर्फ वो नहीं जो आपके पास है, पावर वो भी है जो लोग सोचते हैं कि आपके पास है, और यही सोच लोगों को मैनिपुलेट करने की सबसे बड़ी चाबी बनती है। कई बार मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए प्रेज करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस प्रेज से लॉयल्टी खरीद रहा होता है। वो चाहता है कि टीम उसके आदेशों पर बिना सवाल चलती रहे। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दिखता तो स्वीट है, लेकिन चलता मैनिपुलेशन पर। और अब आते हैं उस जगह पर जहां मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा भावनात्मक, नाजुक और खतरनाक रूप ले लेता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स। यहां खेल सिर्फ शब्दों का नहीं होता, यहां भावनाएं, यादें और प्यार सब दांव पर होते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं, मैनिपुलेशन रिश्तों में उतनी ही पुरानी है जितना प्यार खुद। एक बच्चा जब रोता है ताकि उसे मनचाही चीज मिले, वो उसका पहला मैनिपुलेशन होता है। एक साथी जब गुस्से में कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा मत करो, वो भी मैनिपुलेशन का रूप है। रिश्तों में लोग गिल्ट, सिंपैथी या अफेक्शन का इस्तेमाल करके दूसरे की सोच पर असर डालते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि किसी ने आपकी भावना का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि वो गिल्ट फ्री होकर वही करे जो वो चाहता था? यही होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि यह रिश्तों में सबसे कॉमन और सबसे मुश्किल फॉर्म है, क्योंकि यहां दिल दिमाग पर हावी हो जाता है, और जो इंसान भावनाओं में उलझ जाता है वो पहचान ही नहीं पाता कि वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन लेखक यह भी कहते हैं कि हर रिश्ता जहां इन्फ्लुएंस है, वहां थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन नेचुरल है। जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है कि अगर वो अच्छे अंक लाएगा तो उसे पसंद की चीज मिलेगी। यह एक हेल्थी मैनिपुलेशन है। पर जब कोई अपने साथी की आजादी, सोच या आत्मसम्मान को दबाने के लिए गिल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल करता है, तो वो डेंजरस मैनिपुलेशन बन जाता है। आर्थर हॉर्न इस पूरे अध्याय को एक शानदार ऑब्जर्वेशन के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि मैनिपुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ये जान जाते हैं कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तब आप उनके कंट्रोल में नहीं रह जाते। आपके पास एक ताकत होती है, समझ की ताकत, जिससे आप तय करते हैं कि कौन सा इन्फ्लुएंस आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। सोचिए, जब आप ये पहचानने लगें कि कब कोई आपको झूठे प्रेज से मैनिपुलेट कर रहा है, कब कोई गिल्ट से, कब कोई डर से, तब आप अपने फैसलों के असली मालिक बन जाते हैं। और आर्थर हॉर्न हमें याद दिलाते हैं, मैनिपुलेशन को हराना उसके खिलाफ लड़कर नहीं, बल्कि उसे पहचान कर और समझकर ही मुमकिन है। तो दोस्तों, जिंदगी के हर कोने में, चाहे वो विज्ञापन हो, युद्ध की रणनीतियां हों, ऑफिस की राजनीति हो या रिश्तों की गहराई, मैनिपुलेशन मौजूद है। पर फर्क इतना है
कि कुछ लोग इसे अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसे समझदारी की रोशनी में। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम मोहरे बनेंगे या खिलाड़ी। अब जब हमने देखा कि मैनिपुलेशन हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, विज्ञापनों में, रिश्तों में, दफ्तरों में और यहां तक कि हमारी अपनी सोच में भी, अब लेखक आर्थर हॉर्न हमें इस कला के असली फायदों की ओर ले जाते हैं। किताब का यह हिस्सा है एडवांटेजेस ऑफ मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन के फायदे। आर्थर हॉर्न इस हिस्से की शुरुआत एक चौंकाने वाले वाक्य से करते हैं। वो कहते हैं, मैनिपुलेशन बुरा नहीं है, बस उसका इस्तेमाल तय करता है कि वो कला है या अपराध। यह सुनकर दिमाग एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन यही तो सच्चाई है। हर इंसान किसी न किसी रूप में दूसरों को प्रभावित करता है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे समझदारी से करता है और कोई अनजाने में। लेखक बताते हैं कि अगर आप इस कला को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और सबसे जरूरी, खुद को दूसरों की चालों से बचा सकते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी लक्ष्य की तरफ भाग रहा है। कोई सफलता चाहता है, कोई प्यार, कोई पैसा, कोई इज्जत, लेकिन हर कोई इसे पाने में कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मेहनत तो करते हैं पर स्ट्रेटजी नहीं समझते। वो अपने दिमाग की उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते जो दूसरों के बिहेवियर और इमोशंस को समझ सके। यही ताकत मैनिपुलेशन है जो आपकी मेहनत को एक दिशा देती है। वो कहते हैं कि इफेक्टिव मैनिपुलेशन, यानी समझदारी से किया गया मैनिपुलेशन, आपको वो दिला सकता है जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी। कई बार आप काम तो करते हैं लेकिन सामने वाला नहीं देखता, पर जब आप उसकी सोच, उसके इंटरेस्ट को समझ लेते हैं तो आप अपने लिए एक जगह बना लेते हैं। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि जो लोग दूसरों की सोच को समझना जानते हैं वो बिना लड़े जीत जाते हैं। वो लोगों को वहां तक ले जाते हैं जहां वो खुद जाना चाहते हैं और ऐसा इस तरह करते हैं कि सामने वाला सोचता है, ये मेरा ही फैसला था। यही मैनिपुलेशन की असली कला है, अपनी बात को किसी और के मन में उसकी ही आवाज बनाकर बिठा देना। अब लेखक हमें एक और अहम बात बताते हैं, मैनिपुलेशन सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। वो कहते हैं, अगर आप किसी को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो उसके मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई इंसान किसी बुरी आदत में फंसा है, मान लीजिए नशे में, गुस्से में या आलस्य में, तो उसे डांटने से ज्यादा असर होगा अगर आप उसके भीतर गिल्ट या मोटिवेशन को सही दिशा में मोड़ दें। आर्थर हॉर्न का मानना है कि मैनिपुलेशन अच्छाई का भी हथियार बन सकता है। अगर किसी दोस्त को उसकी सेहत सुधारने के लिए प्रेरित करना है, अगर किसी बच्चे को बेहतर इंसान बनाना है या किसी परिवार को एकजुट रखना है, तो आपको ये समझना होगा कि इंसान के बिहेवियर को क्या ट्रिगर करता है, डर, प्यार या सम्मान। जब आप ये जान लेते हैं तब आप सिर्फ लोगों को बदलते नहीं, उन्हें बेहतर बनाते हैं। अब किताब का एक दिलचस्प हिस्सा आता है, गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट मैनिपुलेशन, यानी खुद को दूसरों की चालों से कैसे बचाएं। लेखक यहां बेहद साफ चेतावनी देते हैं, अगर आप मैनिपुलेशन को नहीं समझते तो कोई और आपको अपनी गेम में इस्तेमाल करेगा। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका पार्टनर या आपका दोस्त, सब अपने गोल्स के लिए किसी ना किसी तरह आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, कभी तारीफ से, कभी सिंपैथी से, कभी गिल्ट से। और अगर आपने पहचानना नहीं सीखा कि कब कौन आपकी सोच को मोड़ रहा है, तो आप अनजाने में किसी और के लिए डिसीजंस लेने लगते हैं। वो बताते हैं कि खुद को बचाने के लिए आपको 3 चीजें सीखनी होंगी। पहली, ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखिए कि सामने वाला क्या कहता है और कब कहता है। दूसरी, इंटेंट। हर बात के पीछे उसका मकसद समझिए। और तीसरी, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझिए कि आप किन भावनाओं पर जल्दी रिएक्ट करते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि जो खुद की कमजोरियां जान लेता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनिपुलेटर्स हमेशा उन बटनों को दबाते हैं जहां से हमारी भावनाएं बहने लगती हैं, गिल्ट, फियर, लव और डिजायर। जब आप इन पर कंट्रोल कर लेते हैं
तो किसी के पास आपकी सोच की चाबी नहीं रहती। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी हर बार आपकी मदद मांगता है और हर बार आप ना नहीं कह पाते। वो आपका इमोशनल बटन दबाता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, बस इस बार कर दो। आप सोचते हैं आप मददगार हैं, लेकिन असल में वो आपकी अच्छाई का इस्तेमाल कर रहा है। आर्थर हॉर्न कहते हैं, इसे पहचानिए और शांति से अपने लिमिट्स तय कीजिए। यही है मैनिपुलेशन से खुद को बचाने की असली कला। लेखक आगे बताते हैं कि मैनिपुलेशन को समझना एक तरह से लाइफ स्किल है, एक सर्वाइवल स्किल जो आपको समाज में टिके रहने और आगे बढ़ने में मदद करती है। वो कहते हैं, अगर आप मैनिपुलेशन की भाषा नहीं समझते तो आप हर बातचीत में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में लोग सिर्फ शब्दों से नहीं, इरादों से बात करते हैं। कई बार साइलेंस, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, ये सब कम्युनिकेशन के हथियार बन जाते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि मैनिपुलेशन से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी वैल्यूज को मजबूत करें। अगर आपके अंदर ईमानदारी, आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता है तो कोई भी आपकी सोच को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकता, क्योंकि मैनिपुलेटर वहीं असर डालता है जहां इंसान कमजोर पड़ता है, जहां वो अप्रूवल, लव या रिकॉग्निशन चाहता है। किताब के इस हिस्से में एक बहुत ही गहरा विचार आता है। लेखक कहते हैं कि मैनिपुलेशन एक मिरर है। अगर आप इसे गलत दिशा में पकड़ें तो यह आपको तोड़ देता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह आपको दिखाता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है। इसलिए मैनिपुलेशन को समझना कोई पाप नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए और उन लोगों के लिए जो आपके भरोसे पर हैं। आप सीख सकते हैं कि किस तरह अपने वर्ड्स, जेस्चर्स और इमोशंस को यूज करके दूसरों पर सकारात्मक असर डाला जा सकता है, और साथ ही उन झूठे खेलों से खुद को दूर रखा जा सकता है जो आपकी सोच को गुलाम बनाते हैं। आर्थर हॉर्न इस पूरे हिस्से को एक बेहद सशक्त संदेश के साथ खत्म करते हैं। मैनिपुलेशन से भागिए मत, उसे सीखिए, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। जिंदगी एक खेल है और मैनिपुलेशन उस खेल की चाल। अगर आप चाल पहचान लें तो आप जीत सकते हैं, चाहे वो अपने सपनों के लिए हो, दूसरों की भलाई के लिए या अपनी आजादी के लिए। तो याद रखिए, दुनिया आपको हिलाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है जो अपने मन को पहचानता है और अपनी दिशा खुद तय करता है। अब तक हमने देखा कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, उसके फायदे क्या हैं और यह कैसे दूसरों पर असर डालता है। अब लेखक आर्थर हॉर्न हमें उस गहराई में ले जाते हैं जहां से यह सब शुरू होता है। मैनिपुलेशन फंडामेंटल्स, यानी मैनिपुलेशन की बुनियादी नींव। वो कहते हैं, हर खेल का एक नियम होता है और हर रणनीति की एक जड़। मैनिपुलेशन भी एक कला है जो तब तक बेअसर रहती है जब तक आप उसकी नींव को नहीं समझते। यह नींव 3 चीजों पर टिकी है: गोल्स, एक्शंस और टूल्स। इस अध्याय में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे इन तीनों के बीच का तालमेल ही किसी भी मैनिपुलेशन को सफल बनाता है। किताब इस हिस्से की शुरुआत एक गहरी सोच से करती है। हर मैनिपुलेशन का पहला कदम होता है उद्देश्य को पहचानना। लेखक कहते हैं, कोई भी इंसान बिना मकसद के दूसरों को प्रभावित नहीं करता, चाहे वो अच्छा करना चाहता हो या बुरा। हर मैनिपुलेशन के पीछे एक गोल छिपा होता है, और जब तक वो गोल साफ नहीं होता, कोई भी चाल काम नहीं करती। आर्थर हॉर्न हमें समझाते हैं कि हमारे गोल्स 2 तरह के होते हैं, एक जो हमारे अपने हैं और दूसरे जो दूसरों के हैं। और अगर आप इस फर्क को नहीं समझते तो आप कभी भी प्रभावी मैनिपुलेटर नहीं बन सकते। वो कहते हैं, सबसे पहले आपको अपने गोल्स को समझना होगा। आप क्या चाहते हैं? आपका असली मकसद क्या है? क्या आप किसी को समझाना चाहते हैं, किसी से मदद लेना चाहते हैं, किसी का बिहेवियर बदलना चाहते हैं, या बस स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं? जब आप अपने इरादे को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तभी आप उसे सही दिशा दे सकते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि आप चाहते क्या हैं, तो आपकी हर कोशिश अधूरी रहेगी। अब बात आती है द गोल्स ऑफ अदर्स की, यानी सामने वाले के मकसद की। लेखक बताते हैं
कि सफल मैनिपुलेटर हमेशा अपने ही नहीं, दूसरों के लक्ष्यों को भी गहराई से समझता है। वो यह नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि यह सोचता है कि उसे क्या चाहिए जिससे मैं अपना फायदा निकाल सकूं। वो कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक कमजोरी होती है। कोई पहचान चाहता है, कोई सुरक्षा, कोई प्यार, कोई सम्मान। अगर आप ये जान लें कि सामने वाला किस चीज के लिए तरस रहा है, तो आप बिना कुछ कहे उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं। आर्थर हॉर्न हमें एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए, कोई सहकर्मी हमेशा चाहता है कि उसकी तारीफ हो, वो खुद को स्मार्ट समझा जाए। अगर आप उसकी इस इच्छा को पहचान लें और सही वक्त पर उसकी ईगो को सहला दें, तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। आपको बस उसके गोल को अपने गोल से जोड़ना है और खेल आपके पक्ष में हो जाएगा। लेखक यहां एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि दूसरों के गोल्स को समझना आसान नहीं है। आपको उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को पढ़ना होगा। कभी वो कुछ और कहेगा, लेकिन करेगा कुछ और। आर्थर हॉर्न कहते हैं, जो इंसान शब्दों से आगे देख लेता है, वही असली मैनिपुलेटर होता है। अब वो हमें मैनिपुलेशन के अगले स्तंभ पर लाते हैं, एक्शंस, यानी कर्म। क्योंकि सिर्फ गोल्स जान लेना काफी नहीं, उन्हें पाने के लिए सही कदम उठाना भी जरूरी है। लेखक कहते हैं कि हर गोल के पीछे कुछ एक्शंस होने चाहिए, सोचे समझे, सटीक और सही समय पर उठाए गए कदम। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि मैनिपुलेशन के एक्शंस हमेशा डायरेक्ट नहीं होते, वो सटल होते हैं, जैसे साइलेंस, बॉडी लैंग्वेज या केयरफुली चोजन वर्ड्स। कई बार कोई शब्द नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं। कई बार कोई कुछ नहीं मांगता, पर आपको गिल्ट फील करा देता है कि आप खुद से वो दे दें। यही मैनिपुलेशन का सबसे शक्तिशाली एक्शन है, जहां शब्दों की जगह इशारों का असर चलता है। लेखक कहते हैं, हर एक्शन को 3 चीजें तय करती हैं, टाइमिंग, डिलीवरी और इंटेंट। अगर टाइमिंग गलत हो, तो सबसे अच्छा कदम भी बेअसर हो जाता है। अगर डिलीवरी कमजोर हो, तो लोग आपको समझ नहीं पाते। और अगर इंटेंट साफ नहीं हो, तो आपकी मैनिपुलेशन जल्दी पकड़ में आ जाती है। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि एक अच्छा मैनिपुलेटर वो नहीं जो हमेशा चाल चलता रहे, बल्कि वो है जो सही समय पर सही कदम उठाए। कभी कभी कुछ न कहना, कुछ न करना भी एक पावरफुल मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि जब आप साइलेंस से भी किसी की सोच को हिला देते हैं, तब आपकी पावर दिखती है। लेखक एक और दिलचस्प बात कहते हैं, मैनिपुलेशन एक युद्ध नहीं, एक नृत्य है। यहां हर कदम, हर जेस्चर का अपना मीनिंग होता है। अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठा लें, तो आप लय बिगाड़ देते हैं। इसीलिए पेशेंस यानी धैर्य इस कला की सबसे अहम कुंजी है। आर्थर हॉर्न हमें याद दिलाते हैं कि एक्शंस हमेशा आपके गोल्स के अनुसार होने चाहिए। अगर आपका गोल किसी को मोटिवेट करना है, तो आपके एक्शंस में पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। अगर आपका गोल किसी की चाल समझना है, तो आपके एक्शंस में शांति और ऑब्जर्वेशन झलकनी चाहिए। क्योंकि हर इमोशन, हर मूवमेंट किसी न किसी दिशा में एनर्जी भेजता है, और वही एनर्जी मैनिपुलेशन को शेप देती है। अब सोचिए, आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं। अगर आप सीधे बोलेंगे, मुझे ये काम चाहिए, तो वो शायद टाल दे। लेकिन अगर आप पहले उसे इंपॉर्टेंस महसूस कराएं, उसकी राय मांगें और फिर सटली कहें, अगर तुम इसमें मदद करो तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो वो खुद को उस काम का हिस्सा समझेगा और तुरंत मदद करेगा। यही आर्थर हॉर्न का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मेक अदर्स फील दैट दे आर चूजिंग व्हाट यू वांट देम टू डू। किताब में एक और गहरा विचार आता है। लेखक कहते हैं कि एक्शंस सिर्फ बाहरी नहीं होते, अंदरूनी भी होते हैं। आपका बिहेवियर, आपकी सोच और आपकी इमोशंस, ये सब आपके मैनिपुलेशन प्रोसेस का हिस्सा हैं। अगर आप खुद को काल्म और फोकस्ड नहीं रख पाए, तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैनिपुलेशन पहले सेल्फ कंट्रोल से शुरू होती है। आर्थर हॉर्न इस अध्याय के अंत में कहते हैं, मैनिपुलेशन की नींव गोल्स और एक्शंस पर टिकी होती है। अगर गोल्स धुंधले हों और एक्शंस बिखरे, तो चाहे इरादा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, परिणाम कभी स्थायी नहीं होगा। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी सोच को देखने का। क्या हम अपने गोल्स जानते हैं? क्या हम दूसरों के गोल्स को समझ पाते हैं?
और क्या हमारे एक्शंस उस दिशा में सच में काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आर्थर हॉर्न कहते हैं, दिमाग से खेलना आसान है, लेकिन अपने दिमाग को काबू में रखना ही असली जीत है। और यही मैनिपुलेशन की असली फंडामेंटल समझ है। इरादा साफ हो, सोच गहरी हो और कदम सटीक हों, तो दुनिया आपके इशारों पर चल सकती है, बिना उसे एहसास हुए कि वो चल भी रही है। अब तक हमने मैनिपुलेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब वक्त है उन टूल्स यानी उपकरणों की ओर बढ़ने का जो मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। आर्थर हॉर्न इस हिस्से में हमें बताते हैं कि ये उपकरण सिर्फ किसी के व्यवहार को बदलने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में लाने के लिए आवश्यक हैं। ये उपकरण हमें पावर, मन को प्रभावित करने की कला, पर्सुएजन और सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका डिसेप्शन सिखाते हैं। गराकॉस टूल्स लेखक पहले टूल्स यानी उपकरणों की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप इन उपकरणों को नहीं समझते, तब तक मैनिपुलेशन सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। इसे कार्यान्वित करने के लिए आपको इन शक्तिशाली उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। ये उपकरण हैं पावर, पर्सुएजन, डिसेप्शन और इरैशनल बिहेवियर। पावर यानी शक्ति सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपकरण है। एक व्यक्ति जो दूसरों पर प्रभाव डालता है, उसके पास शक्ति होती है। शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत या शारीरिक क्षमता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है किसी स्थिति को अपने फायदे के लिए मोड़ने की क्षमता। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि बिना शक्ति के आप किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने की हो, तो मैनिपुलेशन भी बेकार हो जाएगा। लेखक आगे कहते हैं कि शक्ति की असली पहचान ये होती है कि आप उसे कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जितना बेहतर आप अपनी शक्ति का सही समय पर उपयोग करते हैं, उतना ही प्रभावी आपका मैनिपुलेशन होता है। उदाहरण के तौर पर, एक बॉस अपनी टीम को केवल आदेश देकर काम नहीं करवा सकता। अगर बॉस को यह पता है कि उसकी टीम किसके साथ काम करने में खुश रहती है, तो वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकता है। वह अपनी टीम के मनोबल को बढ़ाता है, उनका विश्वास जीतता है और फिर उनसे अच्छे काम करवाता है। यह शक्ति का सही इस्तेमाल है। अब बात करते हैं पर्सुएजन यानी प्रेरणा की। यह मैनिपुलेशन का वह तरीका है जिसमें किसी को अपने विचारों, विचारधाराओं या व्यवहारों को बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। आर्थर हॉर्न इसे मैनिपुलेशन की एक प्रभावी विधि मानते हैं। वह कहते हैं कि पर्सुएजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सामने वाले को लगता है कि वह अपनी मर्जी से काम कर रहा है। जब आप किसी को अच्छे कारणों और तर्कों से समझाते हैं, तो वह आपके विचारों से सहमत होता है और इस सहमति के बाद वह आपके मनचाहे काम को करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को यह बताते हैं कि ज्यादा पानी पीने से उसकी सेहत में सुधार होगा, तो आप उसे पर्सुएड कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, पर्सुएजन केवल तभी प्रभावी होती है जब सामने वाले को यह लगे कि वह अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि किसी भी पर्सुएजन को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि सामने वाला यह महसूस करे कि उसकी स्वतंत्रता प्रभावित नहीं हो रही। डिसेप्शन यानी धोखा मैनिपुलेशन का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक उपकरण है। लेखक इसे मैनिपुलेशन का हार्ट मानते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं, धोखा देना वह कला है जहां आप किसी व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं ताकि वह बिना सच जानने के अपने फैसले ले सके। वह इसे सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण उपकरण मानते हैं, क्योंकि अगर धोखा पकड़ में आ जाए तो उसका असर बहुत खराब हो सकता है। इसलिए धोखा देना अगर किया जाए तो उसे बड़ी सतरंगी चतुराई से करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी से सच को छुपाकर कुछ और कहकर अपनी बात मनवाता है, तो वह डिसेप्शन का प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार बड़े नेताओं द्वारा अपनी नीतियों को झूठी जानकारी के आधार पर बनवाना एक प्रकार का डिसेप्शन होता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि डिसेप्शन को जानबूझकर और समझदारी से प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी को नुकसान न हो। जब इसका प्रयोग गलत कारणों से किया जाता है तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब इरैशनल बिहेवियर
यानी अविचारपूर्ण व्यवहार की बात करते हैं। यह मैनिपुलेशन का वह पहलू है जिसमें सामने वाला व्यक्ति किसी विचार, भावना या भावना से प्रभावित होकर तर्क से परे जाकर निर्णय लेता है। आर्थर हॉर्न इसे मैनिपुलेशन का एक नाजुक और खतरनाक पहलू मानते हैं, क्योंकि इसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को धोखा देने लगता है। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के दिमाग में तर्क की कमी होती है और वह केवल अपने जज्बातों के आधार पर फैसला करता है। ऐसे लोग ज्यादातर मैनिपुलेटिव होते हैं क्योंकि उनकी सोच को बहुत आसानी से मोड़ा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वार्थी है, अपने गुस्से या डर के चलते कोई अविचारपूर्ण निर्णय ले सकता है। जब आप किसी को इस तरह के जज्बातों से प्रभावित करते हैं तो वह रैशनल सोच को छोड़ देता है और आपकी बातों में फंस जाता है। आर्थर हॉर्न्स कहते हैं कि कभी-कभी इस प्रकार के अविचारपूर्ण व्यवहार का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है ताकि किसी को अपनी मर्जी से फैसले करने के लिए तैयार किया जा सके। आर्थर हॉर्न इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष इस बात से करते हैं कि मैनिपुलेशन की असली ताकत तब होती है जब आप इन चारों उपकरणों का सही तरीके से प्रयोग करते हैं। शक्ति, प्रेरणा, धोखा और अविचारपूर्ण व्यवहार, ये सभी हमारे हाथों में होते हैं, और जब हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं तो हम दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन यही चेतावनी भी दी जाती है, इन उपकरणों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास इनका सही ज्ञान होता है वही सच्चे मैनिपुलेटर बनते हैं। आखिरकार, यह समझना जरूरी है कि इन उपकरणों का सही प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है और गलत दिशा में इसे कोई भी अपनी खुद की फायदा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ एक व्यक्ति ही तय कर सकता है कि वह इस शक्ति को किस दिशा में मोड़ेगा, अच्छाई की ओर या बुराई की ओर। मैनिफेस्टेशंस ऑफ मैनिपुलेशन यानी मैनिपुलेशन के रूप। आर्थर हॉर्न इस अध्याय में मैनिपुलेशन की कुछ सबसे प्रभावी तकनीकों को साझा करते हैं जिन्हें लोग रोजाना अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यह तकनीकें मैनिपुलेशन को सीधे तौर पर या छुपे रूप में किसी व्यक्ति की सोच और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अब हम इन तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले द कैरेट एंड द स्टिक यानी गाजर और छड़ी के सिद्धांत से शुरू करते हैं, जो मैनिपुलेशन का सबसे पुराना और सबसे सीधा तरीका है। यह तकनीक बहुत सरल है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गाजर और छड़ी का मतलब है किसी को या तो पुरस्कृत करना या उसे दंडित करना ताकि वह अपनी इच्छा के मुताबिक काम करे। गाजर का मतलब है अच्छा काम करने पर किसी को पुरस्कार देना, जैसे बच्चों को उनकी अच्छी आदतों के लिए चॉकलेट या तारीफ देना, या ऑफिस में कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए बोनस या प्रमोशन देना। और छड़ी का मतलब है किसी के बुरे काम पर दंड लगाना, जैसे आलोचना करना, उसे नजरअंदाज करना या उसे कुछ महत्वपूर्ण से वंचित करना। आर्थर हॉर्न इस तरीके को बहुत प्रभावी मानते हैं क्योंकि यह लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कृत करने का तरीका उसे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है, और जब कोई बुरा काम करता है तो उसे दंड देना उसे सुधारने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आर्थर हॉर्न कहते हैं कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा छड़ी दिखाएंगे तो वह व्यक्ति नकारात्मक हो सकता है, और अगर केवल गाजर दिखाएंगे तो लोग केवल स्वार्थी बन सकते हैं। इसीलिए गाजर और छड़ी का सही संतुलन बनाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन यानी भावनात्मक मैनिपुलेशन की। यह मैनिपुलेशन का एक और रूप है जो बेहद सूक्ष्म और प्रभावी होता है। भावनाओं के साथ खेलना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति किसी के भावनात्मक पक्ष को समझकर उसका फायदा उठाता है तो यह भावनात्मक मैनिपुलेशन कहलाता है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि यह तकनीक इस कदर प्रभावी है कि कभी-कभी व्यक्ति को यह समझ ही नहीं पाता कि वह मैनिपुलेटर के जाल में फंसा हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी को यह एहसास दिलाता है कि वह उसके बिना खुश नहीं रह सकता या उसकी मदद के बिना वह सफल नहीं हो सकता, तो वह भावनात्मक मैनिपुलेशन का हिस्सा है।
जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहे, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम मेरी मदद करोगे, या तुमसे उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगे। ऐसे वाक्य आपके अंदर गिल्ट, प्यार या नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं, जिससे आप अपनी इच्छा के खिलाफ भी किसी का काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह भावना मैनिपुलेटर के हाथ में एक बहुत ताकतवर हथियार बन जाती है, क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अब आर्थर हॉर्न हमें कैरिज्मा यानी कर्मठता की ओर ले जाते हैं। कर्मठता का मतलब है वह आकर्षण जो किसी व्यक्ति को अपने पास खींचता है। यह एक विशेष शक्ति है जो एक व्यक्ति को दूसरों से अलग बना देती है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है और उसके पास सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वह अपनी कैरिज्मा से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि किसी व्यक्ति की कर्मठता का असर किसी के व्यक्तित्व पर नहीं, बल्कि उसके विचारों और भावनाओं पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बातें आत्मविश्वास से करता है और उसके पास सही दिशा में सोचने की क्षमता होती है, तो उसकी ऊर्जा सामने वाले को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि कैरिज्मेटिक लोग आसानी से दूसरों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। आर्थर हॉर्न का कहना है कि जब एक व्यक्ति अपनी पहचान और अपनी ताकत को सही तरीके से प्रस्तुत करता है, तो वह दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है और उसकी कैरिज्मा उसे शक्तिशाली बना देती है। यह शक्ति उसे मैनिपुलेट करने में मदद करती है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि कर्मठता का असली असर तब होता है जब आप दूसरों को महसूस कराते हैं कि वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। यह नहीं कि आप केवल उनके सामने बैठकर अच्छा बोलें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें यह दिखाते हैं कि वे आपके साथ हैं। इस अध्याय में आर्थर हॉर्न मैनिपुलेशन के कुछ खतरनाक रूपों पर बात करते हैं, लेकिन वह हमें यह भी बताते हैं कि इस कला को समझने से हम खुद को इस खेल से बचा सकते हैं और इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप गाजर और छड़ी का सही संतुलन समझ जाते हैं, जब आप समझते हैं कि भावनाओं का क्या असर हो सकता है, और जब आप कर्मठता की शक्ति को पहचानते हैं, तो आप न सिर्फ दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि अपने फैसलों और अपने जीवन में भी दिशा दे सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि मैनिपुलेशन केवल दूसरों को प्रभावित करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे सीखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह कि खुद को इस खेल से बचा भी सकते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं, मैनिपुलेशन एक साधारण मानसिक खेल नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सोच और रणनीति की प्रक्रिया है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक में प्रवेश करते हैं, जिसमें लेखक मैनिपुलेशन के एथिकल पहलुओं को उजागर करते हैं। इस अध्याय का नाम है एथिकल कंसिडरेशंस, यानी नैतिक विचार। लेखक इस अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मैनिपुलेशन केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही और गलत दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप मैनिपुलेशन के तरीकों को समझने लगते हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए या इसका दुरुपयोग किया जाए। आर्थर हॉर्न हमें इस दुविधा का सामना कराते हैं और यही इस अध्याय का केंद्र बिंदु है। लेखक सबसे पहले डिसेप्शन यानी धोखाधड़ी की बात करते हैं, जो मैनिपुलेशन की सबसे पुरानी और प्रभावी विधि है। धोखा देने का मतलब केवल झूठ बोलना नहीं है, बल्कि सामने वाले को ऐसा विश्वास दिलाना कि वह सच जान रहा है, जबकि वह एक भ्रम में फंसा हुआ होता है। आर्थर हॉर्न धोखे के उपयोग को बहुत सावधानी से देखने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और धोखा देना किसी अच्छे उद्देश्य के लिए है, तब तक यह स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन अगर धोखा केवल अपने स्वार्थ के लिए दिया जाए, तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। धोखा केवल इस बात का नहीं होता कि आप किसे कैसे बहकाते हैं, बल्कि यह भी कि आपके इंटेंट यानी इरादे क्या हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य नकारात्मक है,
तो आपके द्वारा किया गया धोखा समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी को झूठ बोलकर उसका भरोसा जीतना और फिर उसे नुकसान पहुंचाना, यह एक घिनौनी मैनिपुलेशन है। अब्यूज यानी दुरुपयोग की बात करें तो आर्थर हॉर्न बताते हैं कि मैनिपुलेशन का यह रूप किसी को मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को अपने फायदे के लिए कमजोर करता है, उन्हें डराता है या उनका आत्मसम्मान तोड़ता है, तब यह मैनिपुलेशन का दुरुपयोग होता है। अक्सर दुरुपयोग वाले मैनिपुलेशन में सामने वाले को यह महसूस कराया जाता है कि वह अपने ही फैसले ले रहा है, जबकि वह पूरी तरह से किसी और के नियंत्रण में होता है। यह एक बहुत खतरनाक रूप होता है, क्योंकि इससे किसी की आत्ममूल्यता पर गहरा असर पड़ता है और वह व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझने में असमर्थ हो जाता है। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि दुरुपयोग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हो सकता है, और यह सबसे ज्यादा तब होता है जब लोग किसी दूसरे के भय और आत्मसंवेदनशीलता का फायदा उठाते हैं। इसके बाद लेखक ऑनर यानी सम्मान की बात करते हैं। सम्मान मैनिपुलेशन की दुनिया में एक बुनियादी तत्व है। आर्थर हॉर्न के अनुसार किसी का सम्मान करना या किसी का अपमान करना दोनों ही मैनिपुलेशन के सबसे प्रभावी तरीके हैं। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करेगा। यह आपको मैनिपुलेट करने के लिए एक बहुत प्रभावी तरीका बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को उसकी मेहनत की सराहना करते हैं तो वह व्यक्ति आपके लिए काम करने के लिए और भी प्रेरित होगा। इसके विपरीत, अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो वह व्यक्ति आपके खिलाफ प्रतिक्रिया करेगा और आपकी दिशा में आने के बजाय वह विरोध करेगा। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि सम्मान और अपमान का खेल बहुत सूक्ष्म होता है और इसका सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। अब आर्थर हॉर्न द एंड्स वर्स द मीन्स यानी लक्ष्य बनाम तरीके पर विचार करते हैं। यह एक बहुत अहम सवाल है कि क्या हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। लेखक इस बारे में बताते हैं कि जीवन में सभी तरह के उद्देश्य होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, लेकिन कभी कभी लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। क्या यह सही है? आर्थर हॉर्न इस प्रश्न का जवाब देते हैं, अगर आपके उद्देश्यों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचता तो आप उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रभावी हों। लेकिन जब यह मीन्स यानी तरीके दूसरों के अधिकारों को उल्लंघित करते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो यह गलत हो जाता है। इसलिए लक्ष्य के लिए कोई भी तरीका अपनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह तरीका नैतिक रूप से सही है या नहीं। अब आर्थर हॉर्न इंटेंट एंड अनस्क्रूपुलसनेस यानी इरादा और निराधारता के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, जब आपका इरादा सही होता है तो आप जो भी करते हैं वह सही दिशा में होता है, लेकिन जब आपका इरादा गलत होता है तो वही कार्य भी गलत बन जाता है। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा मुद्दा इरादे का है। अगर आपका इरादा किसी को धोखा देना या उसे नुकसान पहुंचाना है तो मैनिपुलेशन गलत है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य किसी को प्रेरित करना या किसी को उसकी गलतियों से बाहर लाना है तो वह मैनिपुलेशन सही दिशा में होगा। अंत में आर्थर हॉर्न हमें द लॉ यानी कानून के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, मैनिपुलेशन के खेल में जब आप दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करते हैं तो आपको कानून का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी तरीका जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, वह कानूनी रूप से गलत हो सकता है। आर्थर हॉर्न हमें यह समझाते हैं कि मैनिपुलेशन को हमेशा सोच समझकर और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और जब यह सही तरीके से किया जाता है तो यह केवल खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि मैनिपुलेशन के हर रूप के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हो, ताकि इसका उपयोग समाज के भले के लिए किया जाए, न कि किसी के नुकसान के लिए। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं, लेकिन इसका सही और गलत उपयोग हमें खुद तय करना होता है। आर्थर हॉर्न
हमें यह याद दिलाते हैं कि किसी भी शक्ति का सही इस्तेमाल तभी होता है जब हम उसके साथ जिम्मेदारी और नैतिकता को जोड़ते हैं। अब हम आर्थर हॉर्न की किताब डार्क साइकोलॉजी टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल पीपल के एक महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जो मैनिपुलेशन की विधियों और उनकी कार्यप्रणाली को समझाता है। इस अध्याय का नाम है मेथोडोलॉजी, यानी पद्धति। यह अध्याय उस प्रक्रिया के बारे में है जिसे कोई भी मैनिपुलेटर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फॉलो करता है। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि मैनिपुलेशन केवल इंटेंशन, इरादा का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट और रणनीतिक परसिस्टेंस यानी निरंतरता और वार्ड प्लानिंग यानी योजना का होना जरूरी है। जब आप इस पद्धति को सही तरीके से समझते हैं तो आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। स्टेप 1, डिफाइन योर गोल्स। अपने लक्ष्य को परिभाषित करें। आर्थर हॉर्न सबसे पहले हमें गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व को समझाते हैं। वह कहते हैं, जब तक आप यह स्पष्ट नहीं कर लेते कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आपकी सभी कोशिशें व्यर्थ हो सकती हैं। मैनिपुलेशन का सबसे पहला कदम होता है अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट करना, चाहे वह किसी व्यक्ति को प्रभावित करना हो, किसी स्थिति को नियंत्रित करना हो या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी दिशा पहले से तय कर लें। यह लक्ष्य केवल बाहरी परिणाम के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपके मानसिक उद्देश्य से भी जुड़ा होता है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि लक्ष्य को सही तरीके से परिभाषित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि आपको किस दिशा में काम करना है और आपके सामने कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं। जब आप यह जानेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप उसी के अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। स्टेप 2, मैप आउट योर पाथ्स टू सक्सेस। सफलता के लिए अपने रास्ते का नक्शा तैयार करें। आर्थर हॉर्न का कहना है कि एक बार जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं, तो अगला कदम होता है सफलता के रास्ते को चिन्हित करना। इसके लिए आपको यह सोचना होगा कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं और किस रास्ते पर चलकर आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलेगी। यहां पर योजना बनानी होती है, क्योंकि बिना योजना के आप किसी भी संघर्ष में फंस सकते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि एक अच्छा मैनिपुलेटर वही है जो अपनी योजना को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रास्ता चुनता है। इस कदम में आपको अपने आसपास की परिस्थितियों को भी समझना होगा, ताकि आप अपनी योजना को सही दिशा में लेकर जा सकें। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपको ठोस कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य किसी को प्रभावित करना है, तो आपको यह समझना होगा कि वह व्यक्ति किस स्थिति में है, क्या उसकी प्राथमिकताएं हैं और उसे क्या प्रकार का इनाम या दंड प्रभावित करेगा। स्टेप 3, गैदर इंफॉर्मेशन। जानकारी इकट्ठा करें। अब जब आप अपने लक्ष्य और रास्ते का निर्धारण कर चुके हैं, तो आर्थर हॉर्न का अगला सुझाव है जानकारी इकट्ठा करना। कोई भी योजना बिना सही जानकारी के अधूरी होती है। अगर आप किसी को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं, तो यह आवश्यक है कि आप उस व्यक्ति की सोच, उसकी आदतें, उसकी मानसिकता और उसकी स्थितियों के बारे में पूरी जानकारी रखें। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि मैनिपुलेशन में सफलता का मुख्य कारण सही जानकारी का होना है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि वह व्यक्ति किसे पसंद करता है, क्या उसकी प्राथमिकताएं हैं और उसकी जिंदगी में क्या समस्याएं हैं। बिना सही जानकारी के आप केवल अनुमान पर काम कर रहे होंगे, जो बहुत जोखिम भरा हो सकता है। यह जानकारी न केवल भावनात्मक स्थिति के बारे में होनी चाहिए, बल्कि यह उसकी दिनचर्या, उसके व्यक्तिगत रिश्तों और उसकी सोचने की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना चाहिए। आर्थर हॉर्न कहते हैं, अगर आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जानकारी कितनी सटीक और उपयोगी है। स्टेप 4, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अवसरों और खतरों की पहचान करें। जब आप जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो अगला कदम होता है अवसरों और खतरों की पहचान करना। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि मैनिपुलेशन में सिर्फ मौके ढूंढने का काम नहीं होता, बल्कि आपको यह भी जानना होता है
कि आपके रास्ते में कौन से खतरे हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज, अवसर वह क्षण होते हैं जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। यह वह पल हो सकता है जब व्यक्ति असुरक्षित हो या जब वह अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए तैयार हो। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को किसी विशेष निर्णय पर विचार करते हुए देखा जाता है तो वह एक अवसर हो सकता है जब आप अपनी बात रख सकते हैं और उसे अपने पक्ष में ला सकते हैं। थ्रेट्स, खतरे वही होते हैं जो आपके मैनिपुलेशन के रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। ये किसी व्यक्ति का प्रतिरोध हो सकता है या किसी स्थिति का विरोध हो सकता है। अगर आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और वह आपकी चालों को पहचान लेता है तो यह आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। आर्थर हॉर्न का कहना है कि एक अच्छा मैनिपुलेटर वही होता है जो अवसरों को सही समय पर पहचानता है और खतरों को नजरअंदाज करने के बजाय उन पर काम करता है। वह यह भी बताते हैं कि कभी-कभी खतरे आपके लिए अवसर भी बन सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी संकट का सही इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अब जब आप अपने लक्ष्य, रास्ते और जानकारी को पूरी तरह समझ चुके हैं तो आता है वह पल जब सारी तैयारी असली दुनिया में कदम रखती है। स्टेप 5, टेक एक्शन, कार्रवाई करें। यही वह मोड़ है जहां सोच को हकीकत में बदलना होता है। आर्थर हॉर्न कहते हैं, कोई भी योजना तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में नहीं लाया जाता। यह वह क्षण है जब आप अपनी चालों को इस तरह बिछाते हैं कि कोई शक न करे और परिणाम पूरी तरह आपके पक्ष में हो। कार्रवाई का पहला नियम है, धीरे और समझदारी से आगे बढ़ो। अचानक किया गया कदम ध्यान खींच सकता है, जबकि एक समझदार, योजनाबद्ध कदम अपने असर से बिना शोर किए काम कर देता है। इसलिए आर्थर हॉर्न सलाह देते हैं कि हर कदम में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी यानी शक की गुंजाइश से बचाव बना रहना चाहिए। अगर कोई आपकी चाल पहचान भी ले तो आपके पास हमेशा कोई तार्किक बहाना होना चाहिए। यही एक सच्चे मैनिपुलेटर की पहचान होती है। अब दूसरा नियम, रिश्तों का इस्तेमाल करो। कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। अपने आसपास के लोगों को पहचानिए, समझिए और धीरे धीरे उन्हें अपने प्रभाव में लाइए। किसी को छोटा सा काम सौंपना, किसी की मदद करना या बस किसी के साथ समय बिताना, ये सब ऐसे कदम हैं जो भरोसे का जाल बुनते हैं, और भरोसा ही वह धागा है जिससे मैनिपुलेशन की पूरी बुनाई तैयार होती है। तीसरा नियम है, डिसेप्शन यानी धोखे का प्रयोग सोच समझकर करो। हर झूठ अपने साथ जोखिम लाता है। एक झूठ को बचाने के लिए अक्सर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और यही वो जगह है जहां लोग फंसते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो, पर्सुएजन यानी समझाने की कला और पावर यानी प्रभाव का उपयोग करो। धोखा तभी दो जब उसके फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हों। कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं। अब आप सीधे अपने बॉस के सामने जाकर अपनी तारीफ नहीं कर सकते, वरना वो शक करेगा। पर अगर आप उसकी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, उसकी टीम को बेहतर बनाते हैं, तो वह खुद आपको ज्यादा सक्षम और भरोसेमंद मानेगा। यही असली मैनिपुलेशन है, जब सामने वाला वही करता है जो आप चाहते हैं और उसे लगता है कि ये उसका ही निर्णय है। अब आता है स्टेप 6, लर्न एंड इम्प्रूव, सीखें और बेहतर बने। यह कदम उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब, क्योंकि मैनिपुलेशन कोई एक दिन का खेल नहीं, बल्कि लगातार सुधार की प्रक्रिया है। आर्थर हॉर्न कहते हैं, हर गलती एक सबक होती है अगर आप उसे पहचान सकें। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो उसके परिणामों को ध्यान से देखिए। किसने कैसे प्रतिक्रिया दी, किस शब्द से असर हुआ और कौन सा तरीका बेकार गया। यही वो डिटेल्स हैं जो आपको अगले कदम में और बेहतर बनाती हैं। सीखने का दूसरा पहलू है फीडबैक। लोगों की प्रतिक्रियाएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, उनके हाव भाव, ये सब एक मूक भाषा की तरह होते हैं जो सच्चाई बयां करते हैं। जब आप किसी स्थिति का परिणाम देखते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? और अगर जवाब हाँ है तो अगली बार वही गलती मत दोहराइए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक चेतावनी हमेशा याद रखिए, कानून न तोड़ें और नैतिक सीमाओं का उल्लंघन न करें।
आर्थर हॉर्न साफ कहते हैं, जेल जाना किसी भी लक्ष्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए। शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है, और अगर आप इस ज्ञान का इस्तेमाल गलत दिशा में करेंगे तो ये आपके ही खिलाफ जा सकता है। और अब इस पूरे अध्याय का सार यही है कि मेथोडोलॉजी कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। पहले लक्ष्य तय करो, फिर रास्ता बनाओ, जानकारी जुटाओ, अवसर और खतरे पहचानो, समझदारी से कदम उठाओ और हर कदम से सीखो। यही वह चक्र है जो एक सामान्य व्यक्ति को एक रणनीतिक सोच वाला इंसान बना देता है। आर्थर हॉर्न हमें यह समझाते हैं कि एक सफल मैनिपुलेटर वह नहीं जो लोगों को छल ले, बल्कि वह है जो परिस्थिति को अपनी शर्तों पर ढालना जानता है। अगर आप इन सिद्धांतों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जीवन को अधिक प्रभावशाली, नियंत्रित और समझदार बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, असली शक्ति किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती के सामने हों तो सोचिए, विश्लेषण कीजिए, योजना बनाइए और फिर उसी शांति से आगे बढ़िए जैसे शतरंज का माहिर खिलाड़ी अपनी अगली चाल चलता है, धीरे लेकिन पूरी तरह सोचे हुए इरादे के साथ। अब कहानी पहुंचती है उस हिस्से पर जहां आर्थर हॉर्न हमें मैनिपुलेशन की सबसे गहरी और रोमांचक कला सिखाते हैं, एनालिसिस। ये वो जगह है जहां इंसान दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना सीखता है, क्योंकि जब तक आप अपनी ही मनोवृत्ति, अपनी कमजोरियों और अपने ट्रिगर्स को नहीं जानते, तब तक आप किसी और के दिमाग में झांक नहीं सकते। आर्थर हॉर्न कहते हैं, मैनिपुलेशन की असली शुरुआत खुद की पहचान से होती है। धीमी आवाज में एक मनोवैज्ञानिक सा टोन। हर इंसान एक खुली किताब नहीं होता, कुछ पन्ने वो खुद से भी छिपा लेता है, और यही वो जगह है जहां सेल्फ एनालिसिस काम आता है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि हर सफल मैनिपुलेटर सबसे पहले खुद का विश्लेषण करता है। वो यह समझने की कोशिश करता है कि उसके निर्णय किस भावना से प्रभावित होते हैं, डर, गुस्सा, ईर्ष्या या लालच। क्योंकि अगर आप अपने अंदर के भावनात्मक बटन को नहीं जानते तो कोई और उन पर आसानी से क्लिक कर सकता है। वो कहते हैं, अपने सोचने के पैटर्न को पहचानो। जब भी कोई स्थिति सामने आए, खुद से पूछो, मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्या ये मेरा असली निर्णय था या किसी ने मुझे इस दिशा में धकेला? ये सवाल आपके मन को एक शीशे की तरह साफ कर देते हैं, और यही सेल्फ एनालिसिस की खूबसूरती है। आप खुद को मैनिपुलेट करना बंद करते हैं और खुद पर कंट्रोल हासिल करते हैं। फिर आती है वो कला जो इस किताब को वास्तव में रोमांचक बनाती है, एनालाइजिंग अदर्स, यानी दूसरों का विश्लेषण। आर्थर हॉर्न कहते हैं, अगर आप किसी को समझ नहीं सकते तो आप उसे कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दूसरों को पढ़ने की शुरुआत उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके बिहेवियर से होती है। एक व्यक्ति क्या कहता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कैसे कहता है। उसकी आवाज की टोन, उसके चेहरे की हरकतें, उसके शरीर की मुद्रा, ये सब उसके असली विचारों के संकेत होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बार बार अपनी नाक को छूता है तो संभव है कि वो झूठ बोल रहा हो। अगर कोई आंखों से संपर्क बनाए रखता है लेकिन मुस्कुराता नहीं, तो वह कुछ छिपा रहा है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि हर इंसान के पास एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, एक ऐसी आदत जो उसके असली स्वभाव को उजागर करती है। उसे पहचानना ही असली स्किल है। लेकिन ये खेल केवल हाव भाव का नहीं होता, यह सहानुभूति का भी खेल है। आपको दूसरे के मन में उतरना होता है, उसकी जगह खुद को रखना होता है। जब आप किसी की भावनाओं को महसूस करने लगते हैं तो उसकी सोच का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि अच्छे मैनिपुलेटर अक्सर अच्छे श्रोता भी होते हैं। वे सुनते हैं, पर सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं भी। अब आर्थर हॉर्न हमें लेकर चलते हैं मैनिपुलेशन की सबसे रहस्यमयी तकनीक की ओर, कोल्ड रीडिंग। यह एक ऐसी कला है जहां आप किसी व्यक्ति के बारे में बिना उसे जाने सिर्फ उसके छोटे छोटे संकेतों से बहुत कुछ जान लेते हैं। यह किसी जादू से कम नहीं लगता। कोल्ड रीडिंग का मूल सिद्धांत यह है कि हर इंसान अपने बारे में सुनना चाहता है। जब आप किसी के सामने आत्मविश्वास से कहते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो दूसरों की परवाह करते हैं, लेकिन जब कोई आपको धोखा देता है तो आप अंदर से टूट जाते हैं। तो वह व्यक्ति खुद को उस वाक्य में पहचान लेता है और तभी उसका सबकॉन्शियस मन आप पर भरोसा करने लगता है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि इस तकनीक में बार्नम इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसे कथन जो ज्यादातर लोगों पर लागू होते हैं, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि वो केवल उसी के लिए कहे गए हैं। कोल्ड रीडिंग करते समय आपकी नजरें, आपकी मुस्कान और आपकी आवाज का उतार चढ़ाव सब कुछ मायने रखता है। आप जितना आत्मविश्वास से बोलेंगे, सामने वाला उतना जल्दी आपकी बातों को सच मान लेगा। और फिर आता है एक दिलचस्प मोड़। कोल्ड रीडिंग को केवल दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनसे जुड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी उदास व्यक्ति से कहें, तुम हाल ही में कुछ परेशानियों से गुजरे हो, लेकिन तुम उनमें अकेले नहीं हो, तो यह केवल एक अनुमान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पुल बन जाता है। यही फर्क है मैनिपुलेशन और समझदारी के बीच। एक धोखा देता है, दूसरा जोड़ता है। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि एक सच्चा विश्लेषक वही है जो हर बातचीत को एक प्रयोगशाला की तरह देखता है। हर प्रतिक्रिया, हर हाव भाव, हर शब्द उसके लिए एक संकेत बन जाता है, और जब ये सब संकेत एक साथ जुड़ते हैं तो वह किसी व्यक्ति की पूरी मानसिक रूपरेखा समझ सकता है। किताब के इस हिस्से का संदेश बड़ा साफ है। दूसरों को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ो। जब आप अपने मन की सीमाओं को पहचान लेते हैं, तभी आप दूसरों के मन में झांकने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप खुद को समझने में सक्षम हो गए, तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और अगर आपने दूसरों को समझने की कला सीख ली, तो आप हर स्थिति में खुद को एक कदम आगे रख सकते हैं। अंत में आर्थर हॉर्न एक बात पर जोर देते हैं, ये ज्ञान एक हथियार है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करें। किसी का विश्वास जीतना एक कला है, पर उसे बनाए रखना जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, उसकी आंखों में देखें, उसकी आवाज सुनें और सोचें वो क्या छिपा रहा है, तो याद रखिए, आप अब सिर्फ सुन नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां शब्दों से आगे की बात होती है, जहां चुप्पी भी बोलती है और शरीर की हर हरकत एक कहानी कहती है। ये हिस्सा है बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस का। धीरे धीरे आवाज में सोचो जरा, अगर तुम किसी कमरे में बैठे हो और कोई कुछ कहे बिना ही तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर ले या तुम्हें डरा दे, तो वो जादू नहीं, बॉडी लैंग्वेज है। आर्थर हॉर्न कहते हैं, हमारे शब्द हमारी सच्चाई का आधा हिस्सा कहते हैं, बाकी आधा हमारा शरीर बोलता है। और यही कारण है कि एक सच्चा मैनिपुलेटर हमेशा दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखता है, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, पर शरीर नहीं। किताब में बताया गया है कि शरीर की हर हरकत, चाहे वो आंखों की हल्की सी हरकत हो या उंगलियों का बार बार हिलना, कुछ न कुछ जरूर कहती है। अगर कोई बार बार अपनी बाहें क्रॉस कर रहा है, तो समझो वो या तो असहज है या रक्षात्मक महसूस कर रहा है। अगर कोई तुम्हारे करीब आकर झुकता है, तो वह तुम्हारे प्रति रुचि दिखा रहा है। अगर कोई अपने पैर बाहर की ओर घुमाकर बैठा है, तो उसका मन वहां नहीं है, वह जाने की तैयारी में है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि शरीर हमेशा दिमाग से तेज होता है। जब इंसान झूठ बोलता है, तो उसके शब्द और शरीर के संकेतों में फर्क आने लगता है। उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की हरकतें मेल नहीं खाती। यह मिसमैच ही असली सच बताता है। और अब बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की। चेहरा वो आईना है जो आत्मा का सबसे सटीक प्रतिबिंब दिखाता है। चेहरे की हर मांसपेशी, हर छोटी सी झलक हमारे भावनात्मक हालात को प्रकट करती है। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि अगर आप किसी की आंखों में लंबे समय तक देखना सीख जाए, तो आप उसके मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं। जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसकी आंखें सामान्य रहती हैं, लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो पलकें ज्यादा झपकने लगती हैं या नजरें भटक जाती हैं। जब कोई किसी बात से असहमत होता है तो उसके होंठ हल्के से सिकुड़ते हैं, और जब कोई आपको पसंद करता है तो उसके चेहरे के किनारे हल्की सी मुस्कान में बदल जाते हैं। वो जेन्युइन स्माइल होती है,
जो सिर्फ होंठों से नहीं बल्कि आंखों से भी झलकती है। लेकिन चेहरे की यह भाषा पढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन और पेशेंस चाहिए। आर्थर हॉर्न हमें सिखाते हैं कि चेहरे को समझने से पहले हमें परिस्थिति को समझना होता है। कोई व्यक्ति अगर चिंतित है तो वह घबराहट में बार बार आंखें झपका सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए चेहरा पढ़ते वक्त कॉन्टेक्स्ट को समझना बेहद जरूरी है। और अब आता है इस अध्याय का सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली भाग, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। यहां आर्थर हॉर्न कहते हैं, जब आप किसी के शब्द नहीं सुन पा रहे तो उसके शरीर को सुनो। हर इंसान अपने जेस्चर से, अपने मूवमेंट से, अपने ब्रीदिंग पैटर्न से लगातार बात कर रहा होता है। जब कोई तेजी से बोल रहा है और उसका शरीर स्थिर है तो वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर बोलते वक्त उसके कंधे नीचे झुक जाते हैं या उसका पैर लगातार हिलता है तो समझिए अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है। अगर कोई अपनी बात कहते हुए आगे झुकता है तो वो एंगेजमेंट दिखाता है। अगर पीछे हटता है तो वो डिस्टेंस बनाना चाहता है। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना किसी विज्ञान की तरह है। इसमें संकेतों को डिकोड करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपना चेहरा छूता है तो संभव है कि वह कुछ छिपा रहा हो। अगर कोई अपनी हथेलियां खुली रखकर बात कर रहा है तो वह ईमानदारी दिखा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके जेस्चर्स को मिरर कर रहा है, यानी आपकी तरह बैठ रहा है, आपकी तरह बोल रहा है, तो समझिए वो सबकॉन्शियसली आपसे जुड़ चुका है। यही है रिपोर्ट बिल्डिंग का जादू। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कला सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर रखते हैं, अगर आप सीधे खड़े रहते हैं, आंखों में देखकर बात करते हैं, तो लोग आपको नेचुरली पावर और अथॉरिटी से जोड़ते हैं। आर्थर हॉर्न कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को समझने की कला नहीं बल्कि खुद को प्रस्तुत करने की कला भी है। और अंत में इस पूरे अध्याय का सार यही है, शरीर बोलता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। कभी किसी की मुस्कान को गौर से देखिए, किसी के हाथों की हरकतों को नोटिस कीजिए, किसी की चाल पर ध्यान दीजिए। हर एक हरकत के पीछे एक इमोशन, एक कहानी, एक छुपा हुआ सच छिपा होता है। और जब आप इन संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो दुनिया एक खुली किताब बन जाती है जहां हर इंसान के चेहरे पर उसके विचार लिखे होते हैं। आर्थर हॉर्न हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत दूसरों को मैनिपुलेट करने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में है। क्योंकि जब आप समझते हैं तब आप कनेक्ट करते हैं, और जब आप कनेक्ट करते हैं तब आप इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगली बार जब कोई बिना बोले कुछ कह जाए तो ठहरिए, देखिए, सुनिए, क्योंकि उसके शब्द नहीं उसका शरीर बोल रहा होता है। और वही सबसे सच्ची भाषा है, मानव मन की भाषा।